नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सफलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। इससे पहले की जो हमने क्लासें पढ़ी थी, उसमें हमने सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर की जो बेसिक नॉलेज थी उसको हमने कंप्लीट किया था। जैसे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कुछ उसके बेसिक जो पार्ट थे जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज को पढ़ा था। ये सब भारतीय जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके फिजिकल के कुछ बेसिक पार्ट थे। अब इस बेसिक के अलावा जो आपका मेन कॉन्सेप्ट रहता है हमारा हिमालय माउंटेन, तो आज की क्लास में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हिमालय माउंटेन्स के बारे में। तो हिमालय माउंटेन्स में जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से रहेगी कि हिमालय पर्वत पर्वत का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ था। हमें टोटल क्या क्या चीजों को पढ़ना है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो जब भी हम हिमालय पर्वत की स्टडी करेंगे, इसके अंदर एक तो हमें हिमालय के ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, उत्पत्ति, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर हिमालय के वर्गीकरण, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, वो है हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर, वो आएगा हिमालय का महत्व या विशेषताएं। ठीक है, ये मेंस वगैरह अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे जरूर। तो हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है कि हिमालय का ओरिजिन, हिमालय का वर्गीकरण और हिमालय का इंपोर्टेंस। जब हिमालय की उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसमें आपको दो सिद्धांत सबसे प्रमुख पढ़ने हैं। एक तो कोबर का सिद्धांत आता है जिसको कहा जाता है भूसंगति सिद्धांत। तो इस भूसंगति सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और दूसरा आता है आपका महाद्वीपीय सिद्धांत। तो इन दो सिद्धांतों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कोबर का भूसंगति सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जब हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो इसका कालानुक्रम विभाजन आता है। कालानुक्रम विभाजन का मतलब है यहाँ से ये किस समय पर किसकी उत्पत्ति हुई, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन पढ़ेंगे। और सेकंड इसका प्रादेशिक विभाजन या इसको क्षेत्रीय विभाजन कह सकते हैं, प्रादेशिक विभाजन इसमें कंप्लीट करेंगे। ये दो पार्ट आ जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन एंड रीजनल डिवीजन, दो तरीके से कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इसके महत्व से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो 3 बार में आपका ये पूरे का पूरा हिमालय माउंटेन कंप्लीट होगा। बड़ा पार्ट रहेगा हिमालय का। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करें, जिससे हम सारी चीजों को और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड इंपोर्टेंस मैंने बताया, 3 चीजें हमें पढ़नी है। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह देते हैं। ये हालांकि हिमालय से संबंधित नहीं है, लेकिन हिमालय का बेस कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिसको कहा जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात की जाए तो पहला सिद्धांत इसमें आता है एबी टेलर का सिद्धांत। और दूसरा जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो है अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत। जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वैगनर का आता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जिसमें पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की शिफ्टिंग के बारे में हमने पहले भी समझाया था और आगे जाकर भी इसकी चर्चा करते रहेंगे। और विश्व के भूगोल में इस वैगनर को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और टेलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन टेलर का हिमालय की उत्पत्ति से क्या संबंध है, ये थोड़ा सा एक फैक्ट है यहाँ पर जो आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या संबंध निकल कर आता है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो टेलर के द्वारा दी गई थी, तो टेलर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या कहती है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द टर्शरी माउंटेन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ माउंटेन। तो इन्होंने तृतीयक पर्वतों की उत्पत्ति और पर्वतों के क्षितिज जो थी, पर्वतों का डिस्ट्रीब्यूशन था क्षितिज, उसकी व्याख्या करने का इन्होंने प्रयास किया था। मतलब इनका ये कहना था रॉकी एंड एंडीज पर्वत
अगर हम रॉकी और एंडीज पर्वत की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। अगर हम आल्प्स और हिमालय पर्वत की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। तो ये इनका लंबवत पर्वत में आते हैं। तो ये पर्वत कैसे हैं? लंबवत हैं। और ये पर्वत कैसे बने हुए हैं? क्षैतिज। तो इन्होंने क्या किया अपनी थ्योरी के अंदर, इन पर्वतों को समझाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्षैतिज पर्वतों की उत्पत्ति बताई थी। तो टेलर के इस सिद्धांत के आधार पर हिमालय जो पर्वत है वो हमारा कहीं ना कहीं क्षैतिज पर्वत है। तो हम कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हिमालय की पर्वत की जो उत्पत्ति है वो टेलर के सिद्धांत के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा हम यहाँ पर यह समझेंगे, तो अब ये जो क्षैतिज पर्वत हैं, जैसे आप अभी हमने पर्वतों की बात की पूरी की पूरी, तो यहां पर हम जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन मिलेगा ये आप देखोगे लंबवत में है। एंडीज जो माउंटेन है ये भी आपको लंबवत में मिलेगा। और यहाँ पर हिमालय जो माउंटेन है ये आपको क्षैतिज रूप में मिलेगा। तो हिमालय माउंटेन कैसा है? क्षैतिज है। और यहाँ पर जो आल्प्स माउंटेन वगैरह है ये भी क्षैतिज है। तो वैगनर ने अपने सिद्धांत में इन क्षैतिज पर्वतों की व्याख्या की है। और इस व्याख्या के साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं? इन्होंने बताया कि जो पेंजिया, स्टार्टिंग में जो वैगनर का मेन पेंजिया वाला कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो लैंड था ये दो पार्ट में स्प्लिट करता है। ठीक है, एक ये नॉर्थ वाला पार्ट था और एक ये साउथ वाला पार्ट है। उसमें कहा गया कि एक इक्वाटोरियल फोर्स लगा था, एक भूमध्य रेखीय फोर्स लगता है। ये जो फोर्स है ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर लगा। ये फोर्स किधर लगा? पोल टू इक्वेटर, यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर लगता है। और इसी फोर्स के कारण जो पूरब से पश्चिम फोल्डेड माउंटेन थे, जो वलित पर्वत थे, उनकी उत्पत्ति को बारे में बताया गया। खास तौर पर हिमालय और आल्प्स और कॉकेसस पर्वत की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि ये पर्वत जो है ये पूरब पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक ज्वारीय बल लगा जो पूरब से पश्चिम की ओर व्याख्या करता है पर लगा था। और इससे नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस तरीके के जो पर्वत थे नॉर्थ टू साउथ में, इनकी उत्पत्ति हुई, जिसमें रॉकी और एंडीज। हालांकि इन पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर कट चीजों को नहीं बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में इनके एविडेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे आपके जुड़े हुए। टेलर का सिर्फ एक जिक्र करना है, बहुत ज्यादा टेलर के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट के अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी को भी हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जान लेना है कि पहले एक पेंजिया वाला पार्ट था। तो ये स्टार्टिंग फेज थी इसकी, फर्स्ट स्टेज में पेंजिया था और लास्ट स्टेज में देखेंगे। और ये सेकंड वाला भी याद रख सकते हैं कि पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड होता है, बीच में तैतीस सागर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति में कहीं ना कहीं काम आएंगे। और वर्तमान स्थिति जो है, जो वर्तमान स्थिति है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। हमें इस पूरी थ्योरी को नहीं समझना, यहाँ पर हमें केवल इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीजें थी क्या। इसके बाद ये पूरे का पूरा डिवीजन हमने एनिमेशन के साथ भी आपको दिखाया था। अब यहां पर स्टार्ट होती है हमारी मेन थ्योरी स्टार्ट की हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसमें यही कहा गया था कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे थे। और बाद में जब इससे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जुड़ जाती है और वो किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति को बताती है वो हम आगे जाके समझेंगे। एक मोटा मोटा आइडिया ये लगाया जाता है कि एक रफ आइडिया देखा जाए कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें कैसे हुई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है और यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है। जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी यहाँ पर, और उसी से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती, मतलब जो टैथिस सागर था यहाँ पर, इसी टैथिस सागर की जगह क्या हो जाएगा? हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था और ये वैगनर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये पेंजिया का विभाजन वगैरह जो सारा था ये कहीं ना कहीं वैगनर के सिद्धांत से ही निकलकर आया था। और इसी वैगनर के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर कोबर का सिद्धांत आएगा और हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इनकी जो आती है वो जियो सिंक्लाइन थ्योरी, ये दो थ्योरीज को मैं यहाँ पर मेनली पढ़ना होता है। तो ये दोनों थ्योरी याद रखना, कहीं ना कहीं
वैगनर के सिद्धांत से ही बनकर आती हैं। तो अगर वैगनर ने अपना सिद्धांत ना दिया होता तो शायद ये दोनों थ्योरी भी अस्तित्व में नहीं आती। तो समझे जरा यहां पर, तो वैगनर का सिद्धांत क्या कहता है उस चीज को समझे। ये पूरे का पूरा प्लेटों का डिवीजन अभी हम आगे जाकर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कोबर का भूसन्नति सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहला स्टेप ये याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक गहरी भूसन्नति थी जिसको टैथिस भूसन्नति का इन्होंने जिक्र किया। तो इन्होंने कहा कि एक क्या थी, टैथिस भू सन्नति देखने को मिलती है और इसी भूसन्नति से इन्होंने क्या की, हिमालय की उत्पत्ति करवाई। तो 33 भूसन्नति की जगह पर ही इन्होंने कहा कि किसकी उत्पत्ति होगी, हिमालय की उत्पत्ति होगी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसी चीज को सिद्ध करती है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर में ही हुई। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा इसको लंबा लेकर जाएगी, डिटेल्ड स्टडी करेगी, लेकिन वैगनर ने कोबर ने एक सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर एक तो हमें यह समझना होता है कि ये भूसन्नति क्या है, उसके बाद फिर हम इन चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहली चीज समझ में आई कि 33 भूसन्नति से ही हिमालय की उत्पत्ति बताई थी किसने, वैगनर ने। और ये 33 भूसन्नति कैसे अस्तित्व में आई, तो पहले उसको समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पूरे का पूरा पेंजिया था, ये पेंजिया फ्यूचर में जाकर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। जब पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ऊपर का जो भाग है उसको अंगारा लैंड और जो नीचे का भाग था उसको किस नाम से जाना जाता था, गोंडवाना लैंड। तो पूरे का पूरा ये 2 भाग में डिवाइड होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और इसी के बीच में जो एक सागर ओपन हुआ, यहां पर ये जो सागर ओपन हुआ, इसी सागर को कहा जाता था टैथिस सागर। तो याद रखना, भूसन्नति शब्द अलग है, सागर का शब्द अलग है। अभी हम यूज कर रहे हैं टैथिस सागर। फिर अगले स्टेप में इन्होंने ये बताया कि जो टैथिस सागर यहां पर बना हुआ था, जैसे यहां पर दोनों लैंड के बीच में, इस तरीके से आप समझें कि ये जो दोनों लैंड हैं, इन लैंड्स के बीच में जो टैथिस सागर का जल भरा हुआ, तो इसके बीच में क्या है, टैथिस सागर है। तो टैथिस सागर के दोनों ओर जो स्थल खंड थे, यहां से बहुत सारी नदियां आती थी और इन नदियों का पानी कहीं ना कहीं, या ये नदियां कहें या किसी ना किसी तरीके का ड्रेनेज कहें, तो ऊपर से जितना भी ड्रेनेज आ रहा था उस ड्रेनेज का पूरा पानी टैथिस सागर के अंदर जा रहा होगा। लेकिन इस टैथिस सागर में केवल नदियों का पानी नहीं जा रहा था, आप इस तरीके समझ सकते हैं। इस टैथिस सागर के अंदर क्या हो रहा था, नदियों के द्वारा, तो टैथिस सागर में नदियों द्वारा, ठीक है, सेडिमेंट्स या अवसादों का निक्षेप किया जा रहा था। यहां पर क्या हो रहा था, अवसादों का निक्षेप किया जा रहा था लंबे समय से। अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स का निक्षेप हो रहा था यहां पर बाय रिवर्स। तो रिवर्स के द्वारा कुछ सेडिमेंट्स यहां से आ रहे थे और कुछ सेडिमेंट्स यहां से जा रहे थे, और वो सारे के सारे सेडिमेंट्स किसमें डिपॉजिट हो रहे थे, टैथिस भूसन्नति के अंदर, टैथिस सागर के अंदर निक्षेपित हो रहे थे। अब ये टैथिस सागर कन्वर्ट हो जाएगा टैथिस भूसन्नति में, जिसका हम एक सिंपल डायग्राम इस तरीके से समझ सकते हैं। टैथिस भूसन्नति भी आपको समझ में आ जाएगी कि ये भूसन्नति क्या है। तो इस तरीके का एक सागरी भाग रहा होगा, ये इसका नॉर्थ वाला पार्ट मान लेते हैं, इधर साउथ वाला पार्ट मान लेंगे, यानी कि इधर आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाएगा। तो इस साइड मान लेते हैं कि आपकी गोंडवाना लैंड की भूमि थी, और इस साइड मान लो कि ये अंगारा लैंड की भूमि थी। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से, तो इस साइड से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और इधर से गोंडवाना लैंड से जो नदियां आ रही थी, उन नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स का डिपॉजिट किया जा रहा था। और ये पूरे का पूरा एक जलीय निकाय था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये हमारा एक वाटर बॉडी आ जाएगी, और ये पूरे का पूरा एक पानी से फिल था। अभी तक इसको क्या कहेंगे, तो अभी तक इसको कहा जाएगा टैथिस सागर। ये क्या है, अभी तक टैथिस सागर। लेकिन सब इस टैथिस सागर के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की तरफ से सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा। तो जैसे जैसे इसमें सेडिमेंट्स डिपोजिट होता जाएगा, तो ये जो यहाँ पर याद रखना क्या हो रहा है, अवसाद भी जा रहे हैं, केवल नदियों का पानी नहीं,
नदियों के पानी के ज्यादा यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होगा। अब जैसे जैसे इसके अंदर सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होगा तो सेडिमेंट इसकी तली में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट्स जमा हो जाएगा। तो मतलब पूरी की पूरी एक लेयर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो पूरी की पूरी इस लेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे। तो एक परत का निर्माण हो जाएगा इसमें। फिर कुछ समय बाद जब ये एक परत बनेगी तो उसके बाद फिर इसके ऊपर एक नई परत का विकास होगा। तो फिर से इसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे। तो जब इसके अंदर फिर से सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे तो फिर से एक लेयर बन जाएगी। तो ऐसे अवसादों की क्या होती जाएंगी, लगातार कई परतों में ये अवसाद जमा होते हुए चले जाएंगे। यहां पर फिर कुछ सेडिमेंट्स आएंगे तो ये जमा हो जाएंगे यहां पर। तो ऐसे बहुत सारी परतें हम बना सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा अवसादों का सेडिमेंटेशन हो जाएगा यहां पर। क्लियर हो गया यहां पर। तो ये आप देखेंगे कि इस पूरी भूसंगति की जो गहराई है इस सतह से लेकर यहां तक आपको पूरी की पूरी डेप्थ देखने को मिलती है। तो ये था टेथिस सागर, जिसकी गहराई काफी ज्यादा थी। लेकिन इस गहराई के अंदर क्या हो रहा था, इस गहराई तक पूरे के पूरे सेडिमेंट्स जमा हो चुके हैं। तो इस डेप्थ तक क्या हो चुका है, सेडिमेंटेशन हो चुका है। अब इसमें जो वाटर बॉडीज है, जो इसमें वाटर बॉडी है वो केवल यहां तक रह गई है। ठीक है, ये केवल वाटर बॉडीज है। तो इस वाटर बॉडी की अगर आप डेप्थ देखोगे तो वाटर बॉडी की जो डेप्थ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो वाटर बॉडी की डेप्थ क्या यहाँ पर कम हो गई। लेकिन इस सागर की अगर गहराई देखें तो सागर की गहराई बहुत है, लेकिन उस सागर के अंदर पानी की गहराई बहुत कम हो गई। इसलिए इसको कहा जाता है, तो टेथिस सागर की जगह क्या बन चुकी थी, तो इसको कहेंगे टेथिस भू सन्नति। तो ये हो जाएगी टेथिस जियो सिंक्लाइन। तो जो टेथिस जियो सिंक्लाइन बना यहां पर, जिसमें अवसाद भरे हुए थे, मतलब इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसको उथला एवं गहरा जलीय भाग कह सकते हैं। उथला एवं जलीय भाग, शैलो एंड डीप वाटर बॉडी। क्योंकि ये है तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी, लेकिन ये काफी ज्यादा उथला हुआ है और काफी ज्यादा गहरा है। लेकिन पानी ऊपर ही ऊपर रह गया, लेकिन बाकी का क्या हो चुका है, अवसादीकरण यहां पर हो चुका है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो पहले पेंजिया ब्रेक किया, टेथिस सागर आया, बीच में अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बने, बीच में टेथिस सागर आ गया। अब इस टेथिस सागर में क्या हुआ, आगे समझते हैं। इस टेथिस सागर में क्या हुआ कि जो टेथिस सागर का यहां पर क्षेत्र था, ये जो पूरे का पूरा टेथिस सागर यहां पर बना हुआ था, अगले स्टेप में क्या होगा, तो इस टेथिस सागर के अंदर क्या थे, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई थी, जिसमें अलग अलग प्रकार का सेडिमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा था। तो ये हम लास्ट डायग्राम में अभी देख चुके थे कि ये सेडिमेंट्स की क्या थी, कुछ लेयर्स बनी हुई थी। ठीक है, यहां से सेडिमेंट्स की कुछ लेयर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये और लेयर बना लेते हैं ना, दो लेयर और बना लेते हैं, जिससे थोड़ा सा बड़ा पार्ट लगेगा। तो ये एक सेडिमेंट्स की लेयर थी, एक लास्ट लेयर और बना लेंगे यहां पर। ये पूरे का पूरा इसमें एक सेडिमेंटेशन हो चुका था और इसमें जो वाटर लेवल था वो केवल ऊपर ऊपर रह जाएगा। ये केवल वाटर लेवल की डेप्थ हो जाएगी, ये पूरी इसकी डेप्थ। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसके बाद वैगनर का, सॉरी अल्फ्रेड कोबर का ये मानना था कि ये पूरी की पूरी जो भूसंगति बनी हुई है यहाँ पर, इस भूसंगति में कुछ आंतरिक बलों का विकास हुआ और आंतरिक बल लगने के कारण इस साइड से भी कुछ फोर्स लग रहे थे और कुछ साइड से भी कुछ फोर्स लग रहे थे। तो इधर की जो प्लेट थी वो अंगारा लैंड था और इधर जो गोंडवाना लैंड की प्लेट थी, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से, या अभी एक तरफ से मान सकते हैं, जैसे मुझे धक्का दोगे तो मैं बोर्ड के साथ टिक जाऊंगा, तो एक ही बात है, या मुझे धक्का दो या पीछे से कोई धक्का दे दे, कुल मिला के दोनों तरफ से कुछ आंतरिक बल लग रहे थे यहाँ पर। उन आंतरिक बलों के कारण क्या हो रहा था, तो यहां पर क्या हो रहा था, कुछ आंतरिक बल काम कर रहा था। तो इस साइड से भी आंतरिक बल लग रहा था, इस साइड से भी कुछ आंतरिक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा था। तो ड्यू टू इंटरनल फोर्स, तो आंतरिक बल लगने के कारण यहां पर क्या हो गया कि जो भूसंगति थी,
ये जो गहरी भूसंनति यहाँ पर बनी हुई थी, ये जो पूरी की पूरी गहरी भूसंनति थी, इस भूसंनति के जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ तक हमने वाटर लेवल पढ़ा था, बाकी सेडिमेंट्स है, याद रखना। तो इन सेडिमेंट्स के अंदर क्या होने लगती, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं और इसमें एक फोल्ड की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे इसमें प्रोसेस प्रेशर बढ़ेगा तो इसके जो अंदर के सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे और फोल्ड होने के साथ साथ किधर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे। तो ये पूरे के पूरे सेडिमेंट्स जब ऊपर की ओर उठे तो इसी टैथिस भूसंनति में, जो टैथिस भूसंनति थी, बस यहीं से इनकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है कि जो टैथिस भूसंनति थी, इसी टैथिस भूसंनति में कुछ वलन की प्रक्रियाएं हुई और वही वलन आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हिमालय के अंदर। तो ऐसे ही इन्होंने कई पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि हर जगह इस प्रकार की कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही थी, कुछ आंतरिक हलचलें हो रही थी, जिनके कारण हिमालय, एंडीज, रॉकी वगैरह पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें खास तौर पर हमें हिमालय को याद रखना है। तो ये हिमालय का कोबर का भूसंनति सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। और फिर इन्होंने कहा कि अलग अलग काल में, जैसे यहां पर देखोगे क्लियर कट दिखेगा, तो जैसे ये अभी आपको एक सी दिखाई दे रहा है, इधर से भी रिवर आ रही, इधर से भी रही, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं। तो ये सेडिमेंट्स की लेयर है, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, कंप्रेशंस बाय द प्लेट मूवमेंट, दोनों तरफ से मूवमेंट आएगा और ये जो टैथिस, सॉरी, ये जो सेडिमेंट्स है इनमें फोल्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा, फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने 3 स्टेप में इसको समझाने का प्रयास किया और फिर इन्होंने कहा कि ये जो 3 प्रकार के फॉर्मेशंस थे, इसके अंदर इन्होंने, क्योंकि इनका पूरा जो टारगेट था वो टैथिस सागर पर था, तो इन्होंने कहा कि जब टैथिस सागर से किसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय की, और ये वलन 3 स्टेप में हुआ। ये वलन जो था, उन्होंने कहा कि ये 3 स्टेप में पूरे का पूरा वलन देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप मिलता है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप मिलता है उसमें ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो फर्स्ट स्टेप में किसकी उत्पत्ति हुई, ग्रेटर हिमालय। तो फर्स्ट स्टेप में ग्रेटर हिमालय, जहाँ जिसको वृहद हिमालय भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड में लेजर हिमालय, जिसको लघु हिमालय कह सकते हैं, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। और तीसरी वलन की जो प्रक्रिया हुई थी उससे शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो 3 कालानुक्रम में इन्होंने इसके निर्माण के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि ये एकदम से नहीं हुआ, इसको होने में बहुत टाइम लगा और पूरे का पूरा सिनोजोइक का जो समय है, जो सिनोजोइक का जो समय है, तो सिनोजोइक के काल में 3 समयों में, जिसमें ईओसीन के अंदर, अगर हम ईओसीन में जाएंगे तो ईओसीन के अंदर उत्पत्ति हुई किसकी, ग्रेटर हिमालय की। ईओसीन से लेकर, कई लोग ओलिगोसीन भी लिखते हैं, तो ईओसीन से लेकर आप ओलिगोसीन तक याद रख सकते हैं। तो ईओसीन से लेकर ओलिगोसीन तक ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति हुई। ईओसीन के बाद आता है आपका मियोसीन। तो मियोसीन के अंदर लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई और प्लायोसीन या प्लियोसीन के अंदर, जो प्लियोसीन का समय मिलता है, इस प्लायोसीन या प्लियोसीन के अंदर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से वैगनर ने अलग अलग टाइम पर इनकी उत्पत्ति को समझाने का, सॉरी, कोबर ने, यह सिद्धांत किसका था, कोबर का। तो कोबर के भूसंनति सिद्धांत के आधार पर भी हम हिमालय की उत्पत्ति बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक, जो सबसे यूनिवर्सल थ्योरी मानी जाती है, सबसे ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर भी हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझ सकते हैं। तो यहां पर जो हमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़नी है, तो वो किसके आधार पर बताई गई है, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर बताई गई थ्योरी हमें पढ़नी है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, वैसे तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शनरी जब टॉपिक्स इसके कराए थे, हिमालय की भूगर्भिक संरचना, सॉरी, भारत की भूगर्भिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक एविडेंस वगैरह, उसमें मैंने ये सारी चर्चाएं की थी, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 शब्द हैं, एक प्लेट और एक विवर्तनिकी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्लेट शब्द को समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्लेट। तो प्लेट की अगर हम बात करें तो इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं स्थल मंडल
यानी कि जिसको इंग्लिश में कहेंगे लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का भूखंड। तो स्थल मंडल के भूखंड को, ठीक है, स्थल मंडल के जो भूखंड है, भूखंड का मतलब इसका जो एक लैंड पार्ट है छोटा सा, स्थल खंडर के ही छोटे छोटे लैंड पार्ट को या फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। अब ये स्थल मंडल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। पृथ्वी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। बीच वाला पार्ट है उसको मेंटल कहा जाता है। सबसे जो आंतरिक भाग है उसको कोर कहा जाता है। और इसी कोर वाले पार्ट को, क्रस्ट वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल बोलते हैं। तो हमारा जो पूरे का पूरा लिथोस्फीयर है, हमारा जो पूरे का पूरा लिथोस्फीयर है, ये मान लेते हैं कि हमारा पूरे का पूरा लिथोस्फीयर है। ये लिथोस्फीयर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे यहां से लेकर ये इसका एक पार्ट हो जाएगा, फिर यहां से लेकर इसका ये सेकंड पार्ट हो सकता है, यहां से ये थर्ड पार्ट में, और ये हो सकता है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे कि पूरे का पूरा जो लिथोस्फीयर है वो अलग अलग पार्ट्स में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। तो स्थल मंडल, जैसे अभी मैंने 4 स्ट्रक्चर बताए, तो कितनी प्लेटें बनेगी, यहाँ पर 4 प्लेटों का निर्माण होगा। तो प्लेट का मतलब किससे होता है, इसी स्थल मंडल के पार्ट से होता है। तो जिसमें 4 की जगह हम यहाँ पर, तो 7 प्लेटें हैं यहाँ पर। टोटल कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटों में पूरी पृथ्वी को विभाजित किया जाता है। लार्ज 7 प्लेट है, जिसमें एक आपकी आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरा आता है साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरी आती है आपकी अफ्रीकन प्लेट। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये मैं डिटेल से करा चुका था। अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद आती है आपकी एक यूरेशियन प्लेट, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उसके बाद हम पढ़ते हैं पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट, और 7वीं जो प्लेट हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, उसको कहते हैं अंटार्कटिका प्लेट। तो इस तरीके से हम 7 प्लेटों में इसको पूरे का पूरा विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे जाके और पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्टडी करनी है वो 2 प्लेटों में करनी है। एक तो आपको यहाँ पर दोस्तों जरूरत पड़ेगी यूरेशियन प्लेट की, और एक हमें जरूरत पड़ेगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। अब शुरू से अगर हम देखें तो हमने ये देखा था कि हमारी जो पृथ्वी थी वो एक पेंजिया के फॉर्मेट थी, और ये पेंजिया आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब पेंजिया ये 2 भागों में डिवाइड होता है, ऊपर के पार्ट को कहा जाता है अंगारा लैंड, ऊपर के पार्ट को क्या कहा गया था, अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा गया था, गोंडवाना लैंड। क्योंकि वैगनर की थ्योरी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो आएगा ही आएगा। तो हमें यहाँ पर केवल 2 प्लेटों की जरूरत पड़ेगी, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूरेशियन प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट का संबंध किससे है, तो यूरेशियन प्लेट का संबंध अंगारा लैंड से है, और गोंडवाना प्लेट का संबंध गोंडवाना प्लेट से जो संबंधित है वो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। क्लियर हो गया। तो पूरे का पूरा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कई प्लेटों में विभाजित होता है। उसमें अभी हमें केवल 2 प्लेटों को टारगेट करना है, अंगारा प्लेट का यूरेशियन वाला पार्ट और गोंडवाना लैंड का इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट, क्योंकि हमें केवल हिमालय से रिलेटेड चीजों को यहाँ पर स्टडी करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर ये विवर्तनिकी क्या है। तो दूसरी चीज आती है कि ये विवर्तनिकी क्या होती है। अगर विवर्तनिकी की बात की जाए तो विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, तो विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों में होने वाला संचलन, या अगर हम सिंपल भाषा में ऐसे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे तो प्लेट विवर्तनिकी को एक ही भाषा में समझ सकते हैं, जिसको कहा जाता है संचलन यानी कि मूवमेंट। तो प्लेटों में होने वाले मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है, विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता। अब ये मूवमेंट कई प्रकार से होता है और कई कारणों से होता है।
तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी होंगी। तो इस संचलन का कारण भी आपको थोड़ा सा जानना होता है और इस संचलन के प्रकार भी आपको समझने होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है कि इसके कारण क्या है और इसका प्रकार क्या है। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी समझ में आई कि हमें प्लेट समझ में आ गया कितनी प्लेटें हैं, और हमें दो प्लेटों की जरूरत है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का पार्ट थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। और फिर हम संचलन के कारण और प्रकारों की यहाँ पर बात करेंगे कि संचलन आखिर किन कारणों से हो रहा था। तो यहाँ पर मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा फिर से संचलन पर। तो हमारा यहीं पर एंड हुआ था संचलन यानी कि मूवमेंट क्या होता है। तो प्लेटों में होने वाले मूवमेंट का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि ये दो चीजों से बना है। तो एक तो इसका कारण हमें समझना होगा थोड़ा सा कि कारण क्या है, और दूसरा हमें इसके प्रकारों को समझना है कि मूवमेंट कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहले तो प्लेटों में होने वाले कारणों की बात कर लेते हैं कि मूवमेंट किन कारणों से हो रहा है। तो जब हम पृथ्वी की बात करते हैं यहां से, तो हमारी जो पृथ्वी है ये कुछ मैंने कहा था कि प्लेटों में विभाजित है। तो प्लेटों में विभाजित होने का मतलब है कि इसके कई टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ भाग इस तरीके से अपन डिवाइड कर लेते हैं कि ये दो टुकड़ों में हमने बना लिया। तो ये जो लैंड आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा पार्ट है हमारा, ये क्रस्ट का पार्ट है जिसको हम प्लेट के रूप में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि पूरे का पूरा एक मैग्मा चैम्बर है इसके नीचे, क्योंकि मेंटल वाला भाग है इसके नीचे। तो इसके नीचे उपस्थित है हमारा मेंटल। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, मेंटल वाला भाग है जिसके अंदर भरा हुआ है मैग्मा चैम्बर। तो ये मैग्मा का पार्ट है। इसमें यह कहा जाता है कि जो मैग्मा वाला पार्ट है, इसी मैग्मा वाले पार्ट के कुछ हिस्से में जब पृथ्वी के किसी हिस्से के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि क्या पाए जाते हैं, कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उपस्थित होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण, तो जहां पर भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वहां का तापमान अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, अधिक होने लगता है। जैसे ही तापमान अधिक होने लगता है, तो तापमान अधिक होने से जो मैग्मा है, ठीक है, तो ये मैग्मा थोड़ा सा तरल अवस्था में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि अभी तक मैग्मा काफी गाढ़ा था। अब ये मैग्मा क्या होता है, थोड़ा सा जैसे गाढ़ा, आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे ग्लीस वगैरह आपने देखा होगा या फिर पेस्ट वगैरह हमने देखे होंगे, तो वो बहता नहीं। अगर हम पेस्ट को ऐसे हाथ पे डाल देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा भी करेंगे तो बहेगा नहीं, वो छन्नी पर डाल देंगे तो नीचे टपक कर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार तो मैग्मा इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि उसमें नॉर्मली मूवमेंट नहीं आ पाता। लेकिन जब ड्यू टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो धर्मी पदार्थों के कारण इसका तापमान बढ़ता है, तो ये तरल अवस्था में कन्वर्ट होने लगता है। और जब भी किसी चीज का तरल का तापमान बढ़ाते हो तो उनसे एक तरंगे पैदा होती हैं जिनको कहते हैं संवहनीय तरंगे। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट। तो यहां पर क्या पैदा होने लगते हैं, कन्वेक्शनल करंट पैदा होने लगती हैं। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या करती हैं, तो यहां से जो कन्वेक्शनल करंट डेवलप होगी, इस जगह पर जो कन्वेक्शनल करंट डेवलप होगी, तो यहां से ये ऊपर की ओर जाएगी और यहां से कुछ कन्वेक्शनल करंट इस तरीके से जाएंगे। तो दो ही ऑप्शन है, या तो इस तरफ मुड़ेंगी ये कन्वेक्शनल करंट और या फिर इस तरफ मुड़ेंगी। तो आप देखेंगे कि जब ये कन्वेक्शनल करंट रोटेट करने लगती है पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी की सतह के नीचे ही जैसे यहां से कन्वेक्शनल करंट उठी और उठने के बाद दोनों दिशाओं में फैलेगी, तो इस तरीके से एक साइकिल फॉर्म्ड हो जाता है इन कन्वेक्शनल करंट का। तो इन फॉर्मेट के कारण इन प्लेटों पर प्रेशर होता है। तो प्रेशर के कारण ये प्लेट इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी और ये प्लेट इस डायरेक्शन में मुड़ने लगेगी। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण जो बनने वाली संवहनी तरंगें, तो मोमेंट का मेन कारण क्या है, वो है संवहनीय तरंगें। अब संवहनी तरंगों का कारण क्या है, वो है मैग्मा में पाए जाने वाले, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के मेंटल में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनी तरंगों के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। अब हमें समझना है कि ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो सामान्यतः इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है इसका अपसारी संचलन,
तो एक क्या पढ़ते हैं हमेशा इसमें हम अपसारी संचलन। अपसारी संचलन का मतलब होता है कि अगर दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जैसे मैंने यहां पर देखा तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देगा। जब प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उसको कहते हैं अपसारी संचलन। और एक होता है आपका समानांतर संचलन, पैरेलल मूवमेंट होता है। उसमें जो प्लेटें हैं वो इस तरीके से पैरेलल मूवमेंट कर सकती हैं। और तीसरा जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं अभिसारी संचलन। तो और अभिसारी संचलन में जो मूवमेंट होता है वो प्लेटों के टकराने का वाला होता है, इस तरीके का मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कौन सा, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म में आता है, या पैरेलल मूवमेंट कह सकते हैं। और ये आपका कन्वर्जेंट होता है। तो इस तरीके का इसमें अपसारी, ट्रांसफॉर्म एंड अभिसारी संचलन देखने को मिलता है। फिर जो अभिसारी संचलन है इसमें भी तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अभिसारी संचलन में भी तीन चीजें आपको याद रखनी होती हैं। एक आपका जो संचलन होता है उसको कहा जाता है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट किनारा, मतलब अभिसारी संचलन में इस मूवमेंट के अंदर प्लेट किनारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर हमें प्लेट किनारे के बारे में समझना होता है। तो एक प्लेट किनारा हो गया हमारा महाद्वीपीय, महाद्वीपीय प्लेट किनारा। एक हो जाता है हमारा जिसको कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट किनारा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये प्लेट किनारे क्या है, अभी सिंपल शब्दों में समझा दे रहा हूं। और ये होगा आपका महासागरीय और महासागरीय प्लेट किनारा। इसको एक सिंपल शब्दों में समझ लेना कि जब भी कोई प्लेट मूवमेंट करती है, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेट है और इसके इस साइड में मान लेते हैं कि कोई प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं यहां पर मान लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर बना देते हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अगर इस प्लेट का जो माउथ है, जो इसका डायरेक्शन है, मान लो इस प्लेट का इधर डायरेक्शन आ रहा है, ये इधर जा रही है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा किनारा कहाँ है। अगर इसके किनारे पर कोई जलीय भाग आ रहा है और इसके किनारे पर स्थल का भाग है तो इसको हम महाद्वीपीय आपका ओशनिक, और इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल। बस अगर दोनों तरफ पानी मतलब कोई भी प्लेट टकरा रही है तो ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक का, उसको अपन वहां पर जाकर पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये तीन चार चीजें समझ लो। और इसमें हम भारत को ढूंढेंगे कि हिमालय में ये कौन कौन सी शर्तें काम करती हैं। तो अभी उसको समझेंगे इसके साथ कि हिमालय में कौन कौन सी शर्तें काम करती हैं। अब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय की जो उत्पत्ति जब भी पढ़ी जाएगी तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हम हिमालय की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको एक शॉर्टकट में हिस्ट्री में इसको लिखा दे रहा हूं, एक शॉर्ट हिस्ट्री। तो हिमालय की उत्पत्ति किस आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे। और प्लेट विवर्तनिकी में कौन सा संचलन होगा, अब देखो। अब मैंने यहां पर जो बताया आपको कि प्लेट विवर्तनिकी तो हो रहा है, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी में कौन सा होगा, अपसारी होगा, समानांतर होगा या विसारी होगा। तो यहां पर याद रखना कि हिमालय की उत्पत्ति में जो काम करेगा वो कौन सा सिद्धांत काम करेगा, अभिसारी संचलन। और अभिसारी संचलन में इन तीनों में से कौन सा प्लेट किनारा आएगा, वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट किनारा आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो इस थ्योरी के अंदर हम क्या समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें तो ये क्लियर हो गया कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में हुई है और कौन से संचलन से हुई है। तो याद रखेंगे अभिसारी प्लेट संचलन। तो मोमेंट कौन सा है, अभिसारी प्लेट संचलन। लेकिन इस संचलन में कौन से प्लेट किनारे टकरा रहे हैं, कौन सी प्लेटें हैं। तो अभिसारी प्लेट संचलन का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो इसका मतलब यहां पर दो प्लेटों में आपस में टकराहट हो रही है। तो आपको ये बताना होगा कि भैया प्लेटें कौन सी हैं, तो किनारे भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो दो प्लेटें हमारी, एक है आपकी भारतीय प्लेट जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह देते हैं, और दूसरी है आपकी कौन सी, यूरेशियन प्लेट।
तो दोनों प्लेटों में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो आप एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के आधार पर अभिसारी संचलन से हुई, जिसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं। बस हमें इनके मार्जिन क्लियर करने होते हैं कि इनके मार्जिन क्या है। तो इस प्लेट का जो मार्जिन है ये महाद्वीपीय है, और इस प्लेट का भी जो मार्जिन है वो महाद्वीपीय है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो प्लेट किनारा हो रहा है वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट किनारों में इसकी उत्पत्ति हुई है। बस ये आपसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, और किसकी जगह पर हुई है वो हम जानते हैं कि तैतीस सागर की जगह पर इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने फैक्ट लिख भी दिए। हिमालय दो टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण से निर्मित एक युवा वलित पर्वत है। इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ क्या हुआ है, अभिसरण हुआ है। अब देखो, मैं यहाँ पर पॉइंट भी, मैंने थ्योरी भी कुछ लिखती है जिससे आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाती है अराउंड 250 मिलियन ईयर एगो 250 मिलियन ईयर एगो 250 million year ago there was the extinct supercontinent called Pangaea. This Pangaea was surrounded by the massive water bodies is called Panthalassa. तो ये तो हम बहुत टाइम से पहले से जानते हैं कि लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया नामक एक विशाल भूखंड था जो अस्तित्व में था। यह पेंजिया पेंथालासा नामक एक सागर से घिरा हुआ था। तो इसमें तो कोई नया इतिहास नहीं है। तो पहला स्टेप आपका यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहले अपन क्या बताएंगे, हम कहेंगे कि पूरे का पूरा जो विशाल खंड था वो एक पेंजिया में था। देखो, बिना वैगनर के तो कहानी होगी नहीं, बिना वैगनर के तो कहानी नहीं होगी। तो और ये विशाल भूखंड जिस सागर से घिरा हुआ था उसको कहते थे पेंथालासा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर अगले पॉइंट में क्या कहेंगे, मैं थ्योरी के हिसाब से आपको करवाता जा रहा हूं। लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले विशाल महाद्वीप, ये डेट वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल सिंपल फॉर्मेट में याद रखेंगे। पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। एक को कहा जाता है, तो पेंजिया जब दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो लॉरेंशिया या गोंडवाना लैंड और दूसरे को अंगारा लैंड दूसरे को। और ये भी हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं पहले से ही कि जो विशाल पेंजिया था ये स्प्लिट करता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पेंजिया दो भागों में डिवाइड होता है, ऊपर का भाग जिसको कहा जाता है अंगारा लैंड या लॉरेंशिया भी बोल देते हैं, और दक्षिण वाला जो भाग है उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे अपन एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से समझते जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें। फिर तीसरे पॉइंट में क्या समझाएंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक सकरा सागर निर्मित हुआ। इस सागर को तैतीस सागर के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में बहने वाली नदियों के द्वारा तैतीस सागर की तलहटी में भारी मात्रा में तलछट जमा होने लगे। और ये कोबर ने भी यही तो कहानी बताई थी। तो कोबर ने भी यही कहा था कि पहले पेंजिया था, पेंजिया टूटकर दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड। कुछ नया नहीं है, जो कोबर ने बताया था वो उसी से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें बताया गया कि ये वाला भाग कौन सा था, गोंडवाना लैंड। दोनों के बीच में एक सागर ओपन हुआ। इस ओपन सागर को क्या कहा जाता था, तैतीस सागर। तो ये तैतीस सागर पूरे का पूरा कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो इस साइड आपका अंगारा लैंड का पार्ट था और इस साइड हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो नदियां आ रही थी, इन दोनों साइड से जो नदियां आ रही थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन किया था। और धीरे धीरे ये पूरे का पूरा जो सागर था ये किससे भर जाता है, सेडिमेंट्स से भर जाता। तो इसमें विशाल मात्रा में क्या जमा होने लगते हैं, सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में इसमें सेडिमेंट्स का जमाव हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा जमा हो जाता है किससे, सेडिमेंट्स से भर जाएगा पूरे का पूरा। अब इसके ऊपर का जो भाग था वो उथला रह जाएगा, तो ये जल रह जाएगा। तो ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, नीचे क्या भर गए, सेडिमेंट्स भर गए। तो इसी सेडिमेंट्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है तैतीस भू सन्नति। तो 33 जो सागर था ये सागर कन्वर्ट हो गया किसमें,
तैतीस भूसंधि में, क्योंकि इस साइड से भी अवसाद आ रहे थे, तो इस साइड से भी अवसाद आ रहे थे, तो दोनों तरफ से जो अवसाद आ रहे थे उसी से इस तैतीस भूसंधि का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द गोंडवाना एंड अंगारा लैंड वर फर्दर ब्रोकन डाउन इन द डिफरेंट स्मॉलर लैंड मास, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इमेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड एंड यूरेशियन प्लेट इमेटेड फ्रॉम द अंगारा लैंड। तो ये हम पढ़ चुके थे पहले कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहां तक हो गया था ये थर्ड पॉइंट। इसके बाद अपन एक्सप्लेन करेंगे इसमें फोर्थ पॉइंट को। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जो पहले पेंजिया था, पेंजिया स्प्लिट करके दो भागों में स्प्लिट हो गया, जिसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई। अब इसमें भी विभाजन हुआ, इसमें भी विभाजन होगा और इसमें भी विभाजन होगा। जैसे जब इसमें विभाजन होगा तो इससे आपका नॉर्थ अमेरिका का लैंड बन जाएगा और यूरेशिया का लैंड बन जाएगा, मतलब यूरोप और एशिया इसी से आ जाएंगे। जब इसका विभाजन होगा तो इससे साउथ अमेरिका बन जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, अंटार्कटिका का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले में लैंड मास काफी है, तो अंटार्कटिका का निर्माण हो जाएगा। इसी से आपका आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है उसका निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा विभाजित हुआ, लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना है कि कैसे क्या हुआ था। हमें से केवल इतना याद रख लेना होता है कि जो अंगारा लैंड वाला पार्ट था, इसी अंगारा लैंड के अंदर मैंने बताया कि 7 प्लेटों में विभाजित हुआ था। इसी अंगारा लैंड से संबंधित हमारी कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो यूरेशियन प्लेट की उत्पत्ति हुई, और जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की उत्पत्ति हुई। तो ये दो प्लेटें महत्वपूर्ण हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का पार्ट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इतना आपको क्लियर रखना। इसके बाद क्या कहा गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों प्लेटें तैतीस सागर के पार अभिसरण की स्थिति में आ गई। अब यहां पर आपको हमने पहले भी बताया था कि जो अफ्रीका वाला बेल्ट था, यहां पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहां पर मिलता है हमें, और इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में हमारा यहां पर इंडिया वाला भाग था, और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया वाला लैंड रहा होगा, यहां बना लेते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया का लैंड था। तो ये पूरी की पूरी एक प्लेट में कन्वर्ट थी, याद रखना ये पूरे का पूरा एक प्लेट का हिस्सा है पूरा ये। तो इस पूरी एक प्लेट को हम क्या कहते थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इधर से अफ्रीकन प्लेट से विभाजित होती है। नीचे जो अंटार्कटिकन प्लेट थी, इससे विभाजित होकर उत्तर की ओर बढ़ती है, और उत्तर की ओर जब बढ़ती है तो ये कोलाइड करती है ऊपर जाकर, यहां पर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर यूरेशियन प्लेट के साथ ये टकराएगी, और ये भी हम जानते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक सागर बना हुआ था जिसको कहा जा रहा था टैथिस सी। तो इनके बीच में क्या था, एक बहुत बड़ी सिंक्लाइन था जिसको टैथिस भूसंधि या टैथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे ये प्लेट का मूवमेंट ऊपर की ओर जाएगा, टैथिस सागर के सेडिमेंट्स धीरे धीरे फोल्ड होना स्टार्ट होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अभी फोल्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब इनकी जो फोल्डिंग प्रोसेस चल रही है वो आप इस तरीके समझ सकते हैं, यहाँ पर साइड में प्रदर्शित कर देते हैं कि भारतीय प्लेट जब आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है, आगे का भाग इसका काफी पतला था क्योंकि आगे इसके टैथिस सागर का भाग इसके ऊपर था, तो ये यूरेशियन प्लेट के साथ जब जाकर कोलाइड करेगी, तो यूरेशियन प्लेट के साथ जब जाकर कोलाइड करेगी तो ऐसे करके इसका क्या हो जाता है, सबडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये यूरेशियन प्लेट के नीचे ये यूरेशियन वाला प्लेट है और ये इंडो वाला प्लेट है, और इसके ऊपर यहाँ पर पूरे का पूरा टैथिस सागर है। तो अभी क्या होता है कि इस प्लेट का नीचे वाला जो सागरीय जो मतलब सागर का हिस्सा तो अभी टच ही नहीं हो रहा है, अभी केवल लैंड वाला हिस्सा इसके नीचे सबडक्ट होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अभी टैथिस सागर के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा।
अब हमें ऑस्ट्रेलिया को बार बार शो करने की जरूरत नहीं, हमें केवल अपने इंडिया को ही शो करना होता है। तो कुल मिला के भारतीय प्लेट एक समय ऐसा आता है, तो भारत का जो लैंड मास है, भारत का जो लैंड मास था, ये जाकर टकरा जाता है किसके, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडो प्लेट, या ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा साथ में, लेकिन हमें केवल इंडिया को समझना है। इंडो प्लेट जाकर कोलाइड करती है किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। जैसे यूरेशियन प्लेट के साथ ये कोलाइड करेगी, तो कोलाइड करने से यहाँ पर फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और टेथिस सागर का जो पानी था, टेथिस सागर आप कहेंगे सर कहाँ गया, तो टेथिस सागर आपका यहाँ पर है। तो ये पूरा जो वाटर बॉडी यहाँ पर दिखाई देगी, ये पूरी वाटर बॉडी किसकी होगी, टेथिस सी की होगी। अब ये जो फोल्ड हुआ, इसी फोल्ड से एक वलित पर्वत की उत्पत्ति होगी, जिसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी का जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माण आप देखेंगे कहां पर हो रहा है, यूरेशियन प्लेट के साथ जब भारतीय प्लेट टकराएगी उस समय इसका निर्माण होगा। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन कुछ इस तरीके से समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब यूरेशियन प्लेट जो टकराएगी, यूरेशियन प्लेट के साथ कौन सी प्लेट टकराएगी, भारतीय प्लेट। तो जब इंडो प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगी, तो यहीं पर जो फोल्ड बनेगा, तो इसी फोल्ड को कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, काराकोरम श्रेणी का निर्माण होगा, जो यूरेशियन प्लेट की साइड में बनेगी। और किस काल में इसका निर्माण हुआ था, वो भी हम जानते हैं कि क्रेटेशियस काल में, क्रेटेशियस काल के अंदर इस श्रेणी का निर्माण होता है। अब भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करना स्टार्ट करेगी, जैसे ये भारतीय प्लेट का हिस्सा था, अब भारतीय प्लेट जाती है और यहां से सबडक्ट होती है किस प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। ये यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी पूरी की पूरी इंडो प्लेट है। और ये प्लेट सबडक्ट होगी किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। और ये पूरे का पूरा टेथिस सागर के सेडिमेंट्स बने हुए हैं। और इसी के अंदर यहां पर एक फोल्ड बन चुका है, और इसी फोल्ड को कहते हैं काराकोरम, इसी को कहते हैं काराकोरम रेंज, या इसको बाद में जाकर हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी पढ़ते हैं। तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति होगी, तो टेथिस सागर के कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पर जो जमा होंगे, ये टेथिस सागर था, ये सेडिमेंट्स भी धीरे धीरे क्या होगा, आगे जैसे जैसे ये प्लेट सबडक्ट होती जाएगी, टेथिस सागर के सेडिमेंट्स क्या होते जाएंगे, आगे की ओर सरक जाएंगे। तो काराकोरम तो ऑलरेडी बना हुआ था, जब ये आगे की ओर सरकेगा, तो इसके सेडिमेंट्स में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोल्ड पड़ना। तो ये सेडिमेंट्स भी धीरे धीरे फोल्ड होने लगेंगे, और जब ये फोल्ड होने लगेंगे, तो यहाँ पर भी एक हिमालय जैसी संरचना का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप चीज देखेंगे कि ये दोनों सेडिमेंट्स अलग अलग नेचर के हैं। तो ये जिस जगह पर दोनों सेडिमेंट्स अलग अलग नेचर के टकराते हैं, उसको कहा जाता है ITSZ वैली। तो अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिखाऊंगा आपको कि ITSZ वैली क्या होती है। तो सिंपल याद रख लो कि काराकोरम और ग्रेटर हिमालय, तो यहाँ पर क्या बनने लगेगा, ग्रेटर हिमालय। तो कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं कि वृहद हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अगले दबाव में जो और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो बृहद हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये उत्पत्ति आपकी किस काल में होगी, इयोसीन और ओलिगोसीन के अंदर हो जाएगी। और ट्रांस हिमालय और इसके बीच में जो घाटी पाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, ITCZ घाटी। लेकिन ये प्रेशर कंटिन्यू चल रहा था, ये प्रेशर कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन इसका साइज धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होने लगेगा। सेडिमेंट्स धीरे धीरे अंदर की ओर वलित होते रहेंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां पर क्या था, जो सेडिमेंट्स थे, देखोगे एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये प्लेट जैसे जैसे आगे खिसकती जाएगी, ये लैंड कम होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बन चुका था कौन सा हिमालय, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम ट्रांस हिमालय बना चुके थे। और ट्रांस हिमालय के बाद यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका था हमारा ग्रेटर हिमालय। और दोनों के बीच में एक वैली बन चुकी थी, जिसको कहा जाता था ITCZ वैली। अब जैसे और प्रेशर पड़ेगा, तो और प्रेशर पड़ने के कारण, जैसे जैसे इसमें और प्रेशर पड़ेगा, तो इसके सेडिमेंट्स भी अब यहाँ से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब और फोल्ड होंगे, तो यहाँ पर लेजर हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अगली स्थिति में किसकी उत्पत्ति होगी, लेजर हिमालय की।
और इन दोनों के बीच में जो वैली बनेगी उसको कहते हैं एमसीटी वैली। तो यहां पर किसका निर्माण होगा, एमसीटी वैली का निर्माण होगा। और इसके बाद जब और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो मैं इसी में बना दे रहा हूं, जब और ज्यादा प्रेशर यहां पर बढ़ता है तो यहां पर एक वैली का, माउंटेन का निर्माण और हो जाता है, जिसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। और इनके बीच में जो वैली मिलती है, जहां पर जॉइंट मिलता है, उसको कहा जाता है एम बी टी। अब कुल मिला के फाइनली हमारा जो लैंड स्ट्रक्चर था, जो प्लेट थी हमारी भारतीय, वो आपको इस तरीके से दिखेगी। अब भारतीय प्लेट को समझ लेना। अब भारतीय प्लेट आपकी पूरी की पूरी इस तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, और इस साइड कोलाइड कर रही है कौन सी, ऑलरेडी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये सबडक्शन हो ही रहा है। और इस साइड कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। ये हमारी पूरी की पूरी इंडो प्लेट है। अब इस पूरी इंडो प्लेट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या बन चुका है, तो इस इंडो प्लेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, फिर ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, फिर लेजर हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। और इनके बीच में जो घाटियां बनी थी, इसमें जो घाटी बनेगी उसको कहा जाएगा ITSZ। यहाँ पर जो घाटी बनेगी उसको कहेंगे MCT। यहाँ पर जो घाटी बनेगी उसको कहेंगे MBT। अभी मैं फुल फॉर्म लिखा दूंगा। और उसके बाद इस जो गड्ढे वाला भाग था, यहाँ पर आगे जाकर नदियों में, ये हमारा पठार का क्षेत्र है, यहाँ पर मैदान बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, मैदान। तो इस हिमालय और मैदान के बीच में जो जॉइंट मिलता उसको कहते हैं HF। तो इस तरीके से अलग अलग कालाक्रम में हमारे हिमालय का निर्माण होता है। तो ग्रेटर हिमालय कब बना, तो ग्रेटर हिमालय के बाद क्या बना, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किस काल की मानी जाती है, तो वो मियोसीन के अंदर होगी। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारा बना, पहला ये बन गया, सेकंड ये बन गया, तीसरा ये बन गया, इसको कहा जाएगा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक की जो उत्पत्ति होगी वो आपकी प्लियोसीन के अंदर मानी जाएगी। तो ये अलग अलग कालानुक्रम में ये पूरे का पूरा सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। इसमें अब याद रखेंगे कि पूरे का पूरा जो हिमालय है, ये हिमालय आपका दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर ओरिजिन के बेस पर डिवाइड करें तो एक तो हम वो हिमालय कह सकते हैं जो तिब्बत हिमालय है, तिब्बत की तरह बना हुआ था, या ये कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट में बना हुआ था। तो यूरेशियन वाले हिस्से में जो बना हुआ था वो था हमारा ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय में जो सबसे प्रमुख रेंज हमें मिलती है वो कौन सी है, काराकोरम श्रेणी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी का निर्माण होगा। लेकिन दूसरा जो हिमालय है उसको टैथीसियन हिमालय के नाम से पढ़ सकते हैं। ये कहलाता है टैथीसियन हिमालय। तो टैथीसियन हिमालय की अगर हम बात करेंगे, टैथीसियन हिमालय में तीन हिमालय, या क्रम से लिख लेते हैं, तीन प्रकार की उत्पत्ति हमें मिलती है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, या जिसको वृहद हिमालय कहेंगे, कालानुक्रम में आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद लघु हिमालय। टैथीसियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति टैथिस से हुई है। और उसके बाद आता है आपका शिवालिक। तो तीन तरीके से ये उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। ये घाटियों को अगर एक बार समझें तो आप पूरे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले आपको इंडियन ओशियन का बेल्ट मिलेगा, फिर भारत में पठार का क्षेत्र मिलेगा, पठार के बाद मैदान मिलेंगे, फिर आपको हिमालय की श्रेणियां मिल जाएंगे, तीनों श्रेणियां यहां से मिल जाएंगी, और उसके बाद आपको तिब्बत का पठार मिलेगा। तो पूरी की पूरी टोपोग्राफी हमें इस तरीके से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, नीचे जाएंगे तो इंडियन ओशियन का पार्ट मिलता है। अगर भारत में नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें इंडियन ओशियन मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हिंद महासागर। फिर आपको तिब्बत का पठार, सॉरी, पेनिनसुला इंडिया मिलेगा, प्रायद्वीप पठार मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार के बाद आपको मैदान मिलेंगे, मैदान के बाद शिवालिक हिमालय, फिर लेजर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, और फिर ट्रांस हिमालय। उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाएगा। इसके बीच में जो वैली मिलती है उसको कहते हैं ITSZ, जिसका मतलब होता है इंडस
सांगपो सुचर जोन। यहां पर जो मिलती है उस वैल्यू को कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यहां पर जो मिलती है उसको कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहां पर जो मिलती है इसको कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। इस तरीके से आपकी अलग अलग तरीके से हमें हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपने तो दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण तैतीस सागर सिकुड़ने लगा और इससे समुद्र तल के चरचर धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने लगे और वलयों से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हो गया। फिर अगली थ्योरी कहती है अंततः तैतीस सागर पूरी तरीके से लुप्त हो गया और उसके समुद्र तल के उठने से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो तैतीस सागर की जगह पर क्या आ गया, पूरे का पूरा हिमालय का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता। बिल्कुल जो कीवर्ड से याद रखने वो सिर्फ इतने याद रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से हिमालय की उत्पत्ति होगी, टेक्टोनिक या विवर्तनिकी से हिमालय की उत्पत्ति होगी। और अभिसारी संचलन होगा, ये जरूर याद रखना। और ये किस प्लेट के बीच में होगा, दो प्लेटें होंगी, एक यूरेशियन और एक इंडो प्लेट, बस इतना याद रखो। और दोनों के मार्जिन कैसे, इसका भी सी मार्जिन है, इसका भी सी मार्जिन, मतलब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। और जो मेन जो तैतीस भूसंधि थी, जो तैतीस जियो सिंक्लाइन एरिया था, और उसी सिंक्लाइन की जगह पर क्या बना था आपका, हिमालय। बस इनका टाइम याद रखना कि ट्रांस हिमालय कब बना था और हिमालय कब बना था। तो हिमालय जो है ये 3 स्टेप में बनेगा, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय आपका क्रेटेशियस में बनना स्टार्ट हो जाता है और हिमालय हमारा सिनोजोइक में जाकर बनता है। तो आज की क्लास में ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था हिमालय की उत्पत्ति का, और मतलब हिमालय का, और जिसमें हमने हिमालय की उत्पत्ति को पूरा कंप्लीट कर लिया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पर और कोबर के भूसंधि के सिद्धांत के आधार पर। मतलब बिल्कुल फैक्चुअल जो चीजें हैं, जो बिल्कुल माइनर से पॉइंट है, वो आपको याद रखने। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर याद रखना है कि हिमालय आखिर बना किस प्रकार से था। पढ़ने को फिर फालतू की चीजें बहुत ज्यादा, कितना भी पढ़ते रहो कोई कमी नहीं होती है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हिमालय का मेन क्लासिफिकेशन है, हिमालय का मेन वर्गीकरण है, जिसमें हिमालय की पूरी श्रेणियों को पढ़ा जाएगा। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन श्रेणियों में जितने भी दर्रे हैं, जितनी भी चोटियां हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं या उनकी कोई विशेषताएं, वो सारी ओवरऑल चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।